हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के। चलिए समावेशी शिक्षा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं सृजनात्मक कहिए या रचनात्मक कहिए या सृजनशील बच्चे कहिए। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सृजनात्मकता या रचनात्मकता, जिसे अंग्रेजी में आप क्रिएटिविटी कहते हैं, वो है क्या। सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी भी नई चीज को उत्पन्न करना या उसकी रचना करना, यह सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता की कुछ विशेषताएं कहिए या सृजनात्मकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें जानते हैं। सृजनात्मकता जो है यह एक प्रक्रिया है या कहिए एक योग्यता है, उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, उत्पादन नहीं है। सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया होती है वो लक्ष्य निर्देशित होती है। सृजनात्मकता चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो, प्रत्येक अवस्था में अभूतपूर्व होती है। सृजनात्मकता क्या है, इसका जो आधार है वो चिंतन है सृजनात्मकता का। और एक खास बात और, कभी कभी से बुद्धि का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, पर यह बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए यहां क्रॉस लगाया है, यह बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। सृजनात्मकता जो है एक नियमित कल्पना है, एक प्रकार की, ये जो है एक प्रकार की नियमित कल्पना है जिससे किसी ना किसी उपलब्धि का निर्देशन प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ अचीव करने का निर्देशन जिससे हमें मिलता है। चलिए आप जानते हैं जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या सृजनशील बालक कहिए, रचनात्मक बालक कहिए। सबसे पहली बात, ये जो बच्चे होते हैं नए विचारों से भरपूर होते हैं, नए नए विचार इनके दिमाग में आते रहते हैं। दूसरी बात, जिज्ञासु बहुत होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहां, ऐसे प्रश्न की लाइन आगे रख देंगे। तीसरा है मौलिकता। मौलिकता मतलब कि समस्याओं को सुलझाना और चीजों को देखने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। फिर है लचीलापन मतलब वे विचारों को बदलने और अलग अलग तरीकों को आजमाने से भी डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, निर्भीक। समस्या समाधान, एक समस्या के कई समाधान ढूंढते हैं और उन पर विचार करते हैं। समस्याओं की खामियां ढूंढते हैं और उनका बेहतर समाधान सुझाते हैं। और एक समस्या के कई समाधान ढूंढने के कारण कहा जाता है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो अपसारी सोच वाले होते हैं, अपसारी सोच वाले। कल्पनाशील, वे कल्पना और तार्किक सोच, इसका उपयोग करके नए और सार्थक विचार उत्पन्न करते हैं। जोखिम के लिए तैयार रहते हैं, मतलब नए नए प्रयोग करना और अपने काम का मूल्यांकन करने के लिए जोखिम लेने से भी नहीं डरते। जोश और दृढ़ता इनमें बहुत होती है, किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर करेंगे तो जोश और दृढ़ता के साथ करेंगे। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। संवेदनशील बहुत होते हैं, उत्सुकता इनके अंदर कूट कूट कर भरी रहती है। परिहास प्रिय होते हैं और जो इनका दृष्टिकोण होता है वो सामान्य व्यक्तियों से अलग हटके होता है। भारी दबाव में बिल्कुल नहीं आते और भारी दबाव से मुक्त होकर अपने विचारों को ये व्यक्त करते हैं। ये थी सृजनशील बालकों की कुछ विशेषताएं, इनको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, यानी वो इसी तरह की सिचुएशन जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं क्रिएट करके आपसे उसका जवाब पूछते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान करने के लिए या उन बालकों को कैसे पता लगाया जाए, कुछ तो हम विशेषताओं के आधार पर ही पता लगा सकते हैं, फिर भी कुछ परीक्षण भी बताए गए हैं। देखिए पहला बताया गया है चित्र पूर्ति परीक्षण। इसमें क्या होता है, अपूर्ण चित्र होते हैं उनको पूरा करना होता है। दूसरा है वृत्त परीक्षण। वृत्त परीक्षण में क्या करना होता है, वृत्त के अंदर चित्र बनाने होते हैं। तीसरा है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क।
इसमें क्या होता है, चूना होता है ना, चूना लाइम जिसे बोलते हैं, चूने के खिलौनों द्वारा जो नूतन विचार होते हैं उनको लिखा जाता है और फिर सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। टीन के डब्बे, टीन के नहीं, जो खाली डब्बे होते हैं टीन के, उनसे नवीन वस्तुओं का सृजन करना, उनसे कुछ नया बनाना। जैसे आज देखते हैं ना कि प्लास्टिक की बोतल से एक चीज बन जाती है, ऐसे ही तो ऐसे टीन के डब्बों से कुछ नई चीज बनाना, ये कुछ सृजनात्मक परीक्षण थे। हम देखते हैं जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, सृजनशील बच्चे होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या तरीके हैं या उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या करना चाहिए उनकी शिक्षा के लिए हमें। सबसे पहला बात है, इसमें अगर हम बात निगाह डालें, देखिए ये बच्चे क्या करते हैं, खुले दिल के होते हैं, तो इन्हें वातावरण भी खुला चाहिए। एक ऐसा माहौल चाहिए जहां ये निर्भीक होकर बिना किसी डर के अपने विचार रख सकें, प्रश्न पूछ सकें, ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरा है, ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कल्पनाशील खेल, रोल प्ले, समूह गतिविधि, ये सब करानी चाहिए। ड्राइंग, मॉडल, प्रोजेक्ट, क्ले के मॉडल, इन ऐसी जो गतिविधियां होती हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। लीग से हट करके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इन बच्चों से करवाने चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज, बुलेटिन बोर्ड, पुस्तकालय, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, खेलकूद, स्काउटिंग आदि भी हम इनके लिए कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो स्वरूप में भिन्न हो और काल्पनिक प्रकार के हों। मान लीजिए आप गांधी जी को पढ़ा रहे हैं, तो सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, अगर आपको गांधी जी से मिलने का मौका मिले तो आप क्या मिलकर उनसे क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे? तो ये कल्पनाशील प्रश्न हो गया। पहेलियां, ऐसे बच्चों को बड़ा मजा आता है कुछ रचनात्मक करने में। तो पहेलियां, जैसे वर्ग पहेली है, आपने वर्ग पहेली दे दी, उसमें कुछ ढूंढने के लिए दे दिया, या ऐसी मैथ से संबंधित पहेलियां भी होती हैं। तो इसी तरह से पहेलियों से भी उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न वस्तुओं की सूची बनवा सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि सफेद वस्तुएं कौन सी हैं उनकी सूची बनाओ, गोल कौन सी हैं उनकी बनाइए, नरम वस्तुएं कौन सी हैं उनकी बनाइए, कठोर वस्तुएं कौन सी हैं उनकी सूची बनाइए। तो इस तरह से उनकी रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है अगर हम ये सब कार्य उनसे कराएंगे। खुला वातावरण दें, कल्पनाशील खेल कराएं, ड्राइंग पेंटिंग को बढ़ावा दें, पाठ्य सहगामी क्रिया को बढ़ावा दें, लेख से हटकर सोचने वाले प्रोजेक्ट कराए जाएं और ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जो स्वरूप में भिन्न हो और कल्पना के आधार पर हो। पहेलियां, वर्ग पहेली जैसे प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं और विभिन्न वस्तुओं की सूची बनाना। इस तरह से हम सृजनशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं। ये थी सृजनशील बालकों की एक झलक। आइए अब नजर डालते हैं पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे बैकवर्ड चिल्ड्रन होते क्या हैं? मतलब जो बुद्धि में, शिक्षा में अपनी आयु के बच्चों से क्या होता है, काफी पीछे रह जाते हैं, वो कहलाते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब कुछ लोग बैकवर्ड चिल्ड्रन को दो आधार पर मानते हैं। कुछ तो मानते हैं बुद्धि के आधार पर और कुछ मानते हैं शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। लेकिन मूल रूप से जो पिछले बालक माने गए हैं वो शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर ही माने गए हैं। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर ही माने गए हैं। बर्ट ने कंसेप्ट बताया है शैक्षिक उपलब्धि का, एजुकेशनल क्वोशेंट का। उन्होंने कहा है कि जो EQ, एजुकेशनल क्वोशेंट यानी शैक्षिक उपलब्धि, EQ लिखते हैं शॉर्ट में, ये होती है EA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। EA का मतलब है एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु, और CA का मतलब है क्रॉनिकल एज, वास्तविक आयु। अब बर्ट कहते हैं यदि किसी बच्चे का EQ 85 से कम है तो क्या होगा, वो निश्चित रूप से पिछड़े बालकों की श्रेणी में आएगा। चलिए देखते हैं पिछड़े जो बालक होते हैं इनके पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, ये पिछड़ क्यों जाते हैं। तो सबसे पहला कारण बौद्धिक क्षमता की कमी। कुछ बच्चों में बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। दूसरा कारण है वातावरण का प्रभाव, इस कारण से ये बालक पिछड़ते हैं। और इसमें दो फैक्टर्स आते हैं।
एक है घरेलू वातावरण और एक है स्कूल का वातावरण। घरेलू वातावरण कैसे प्रभावित करता है? जैसे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित हैं, तो उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूकता ही नहीं है, उन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता, इसलिए वे बच्चे के लिए भी उसका महत्व नहीं समझते, इसलिए उस पर वे ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं, उस पर भी माता पिता ध्यान नहीं देते, तो बालक पिछड़ जाता है। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या होता है, जब बच्चे पिछड़े हुए होते हैं, कम सीखते हैं, फेल हो जाते हैं, मतलब फेल से मतलब है कि एक ही काम को काफी समय में करते हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार होता है वो पक्षपातपूर्ण हो जाता है, बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं और ऐसे बच्चे अनुपस्थित भी बहुत रहते हैं, नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, तो ये भी पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। कभी कभी जो बच्चे पिछड़ते हैं वो शारीरिक दोष के कारण पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्वभाव संबंधी दोष। जो पिछड़े बालक होते हैं ये कैसे होते हैं? तुनक मिजाजी होते हैं, आक्रामक होते हैं और संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, पता नहीं कब इनका मूड कैसा हो जाए। तो इससे क्या होता है कि उनके समायोजन में बड़ी दिक्कत आती है, न तो वे शिक्षक के साथ ही समायोजित कर पाते और ना ही वे अपनी क्लास के बच्चों के साथ समायोजन कर पाते। इससे भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कक्षा में ध्यान नहीं देते, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, ध्यान कहीं और है, तो उससे भी ये कुछ सीख नहीं पाते और जब भी इन्हें मौका मिलेगा क्या करेंगे, कक्षा से भाग जाने की सोचेंगे, चाहे कुछ बहाना ही बनाना पड़े, बहाना ही बना देंगे। आज मुझे वहां जाना है, आज हमें शादी में जाना है, आज मुझे जो है मम्मी साथ डॉक्टर के जाना है, ऐसा बहाना बना के भागने की कोशिश भी करते हैं बहुत से बच्चे। तो इससे भी बच्चों में पिछड़ापन आता है। इनकी मुख्य जो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या तो अभी बात आई गई, सबसे मुख्य समस्या यही है इनके समायोजन की, कि इनका जो समायोजन होता है वो टिपिकल होता है कक्षा में, टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। दूसरी बात, इनका जो दृष्टिकोण है स्कूल के लिए भी और शिक्षक के प्रति भी क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तीसरी बात क्या कहते हैं, इनके अंदर जो सीखने की जो अभिप्रेरणा है उसकी कमी होती है, क्योंकि इनका जो घरेलू वातावरण है, व्यक्तिगत अनुभूति है, वो बड़ी कुंठापूर्ण होती है, क्योंकि इनका जो घरेलू वातावरण है उसमें पारिवारिक वातावरण में झगड़े और शराब पीने की प्रवृत्ति मिल जाती है कभी कभी, तो इस वजह से जो है भी ये भी कुंठापूर्ण स्थिति इनकी हो जाती है, तो ये भी उससे भी पिछड़ जाते हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तो आत्मविश्वास की कमी होगी और मनोबल की कमी उनके अंदर होगी ही, इसलिए भी पिछड़ापन ये भी एक इनकी बड़ी समस्या है। पारिवारिक स्थिति भी बड़ी समस्या है इनके लिए। चलिए, अब अगर ऐसे बालक हैं, होते ही हैं, कहीं ना कहीं एक दो हों चाहे, लेकिन मिल जरूर जाएंगे आपको ऐसे बच्चे, तो इनकी शिक्षा कैसे की जाए या कहिए इनका समायोजन कैसे अच्छे से किया जाए। सबसे पहली बात, इन पर व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है। इन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए तो ये इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरी बात, इन्हें पाठ्यक्रम लगता है भारी, तो क्या करा जाए, इनकी मानसिक क्षमता के अनुकूल जो है शिक्षा होनी चाहिए, पाठ्यक्रम जो है कुछ आसान होना चाहिए ताकि इन्हें उस पाठ्यक्रम में भारी कठिन ना लगे पाठ्यक्रम। तीसरा, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, मतलब इनका जो घरेलू वातावरण है, जो स्कूल का वातावरण है, वो इनके लिए अगर ठीक हो जाए तो इनके पिछड़ेपन में कमी आ जाएगी। इनके माता पिता से बात करी जाए, उन्हें शिक्षा का महत्व बताया जाए, उन्हें कहा जाए कि भाई इन्हें समय पर ये चीज दिलवाओ, तो उससे भी इनके पिछड़ेपन में कमी आएगी। दूसरा, स्कूल में जैसे बच्चे इनके मजाक उड़ाते हैं तो ऐसा ना किया जाए, और भी इनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा तो भी पिछड़ेपन में कमी आएगी। नेक्स्ट, मान लीजिए ये कुछ विषयों में पिछड़े हुए हैं, कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, कुछ विषयों में पिछड़े हुए हैं, तो उन विषयों के प्रति इंटरेस्ट जागृत किया जाए इनके मन में, तो भी क्या होगा, इसमें कमी आ सकती है। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खिलौने दे दिए जाएं या ऑडियो विजुअल एड्स इसका प्रयोग अधिक किया जाए, तो क्या हो, उनके जो पिछड़ेपन की जो समस्या है उसमें सुधार हो सकता है। आज हमने सृजनात्मक बच्चों और पिछड़े बालकों के बारे में जाना समावेशी शिक्षा के चैप्टर में। समावेशी शिक्षा में अभी थोड़ा सा पॉइंट और बाकी है, वैसे तो समावेशी शिक्षा बहुत विस्तृत टॉपिक है,
पर सिलेबस के हिसाब से मोटे मोटे तौर पर कहिए आप, जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा टॉपिक और बाकी रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। बस आप ध्यान से इनको सुनते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, उसे बीच में नहीं छोड़ना है, रूटीन को नहीं तोड़ना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है हमारी वीडियो से। और हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो है, आप किसी भी टाइम चला करके कभी भी देख सकते हैं। 5-10 मिनट का टाइम इजीली निकल जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं निकल पाता, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। तो छोटी वीडियो के माध्यम से आप आसानी से कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।